नमस्कार। यदि आप यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आपको यह समझना आवश्यक होगा कि इस समंदर जैसे पाठ्यक्रम के अंदर कौन से वो टॉपिक हैं जहां से हर साल सवाल निश्चित स्तर पर पूछे जाते हैं। ऐसे में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस को कवर करता है, उसमें आप ऑलरेडी मास्टर हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन ये पूरा पढ़ने के बावजूद भी 70-75 सवाल आपको मिलते हैं। एक टॉपिक जो अभी मैं इस वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक को पहले आप पूरा पढ़िए लास्ट तक, काफी अहम टॉपिक है और इसको पढ़ने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि यस, ये वो ऐसे टॉपिक हैं जहां से हर साल सवाल आते हैं और कई बार आंकड़ों की दुनिया में सवाल गलत हो जाते हैं। तो पहले आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ो, लास्ट तक पढ़ना, फिर मैं आगे बात करूंगा आपसे कि आखिर इस प्रकार के टॉपिक को आप किन किताबों में पाएंगे और कहां से सिस्टमेटिक आपको एक नोट्स मिलेगा, एक पीडीएफ मिलेगा, जिससे कि आपका तैयारी कम से कम समय में बहुत अच्छा हो जाए। तो पहले टॉपिक एंजॉय करो, फिर आगे बात करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट बहुत ही अहम टॉपिक है आपकी परीक्षा का और लगभग यदि आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो हर साल एक क्वेश्चन या अल्टरनेट ईयर पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और खास बात क्या है कि ऐसे मुद्दों पर आपकी समझ विकसित नहीं हो पाती है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि यदि आप इकोनॉमी के अंदर इसे पढ़ते हैं तो जब आप इकोनॉमी एज ए सब्जेक्ट डिसिप्लिन पढ़ते हैं तो उसमें जो कोर टॉपिक है उसी पर आपकी बातें ज्यादा होती हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये सब टॉपिक कहीं ना कहीं मैंने देखा है प्रायः कि कोचिंग क्लासेस में या फिर कहीं पर भी किताबों में, जब किताबों में खुद से पढ़ने से बहुत कुछ समझ में नहीं आता है और कोचिंग क्लासेस में कई बार ऐसा होता है कि छूट जाते हैं टॉपिक। इसीलिए ये जो डायनेमिक जीएस का कोर्स है इसके अंदर हमने ऐसे टॉपिक को कंपाइल किया है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे और आपकी रेंज से वो बाहर हो जाते हैं। तो इस छोटी सी क्लास में आप उन हर मुद्दों को समझेंगे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में या केंद्र में जो डीएम और एसडीएम बनने की प्रक्रिया है वो या तो आईएएस की परीक्षा से है या तो पीसीएस की परीक्षा से, और इन दोनों परीक्षाओं में जो पद आपको दिए जा रहे हैं बड़े ही अहम पद होते हैं। सीधा समाज से उसका रिश्ता होता है। उस पद को होल्ड जब आप करते हैं तो समाज में बहुत सारी समस्याओं को आपको डील करना होता है। तो समाज क्या है, क्या इंडिया की स्थिति है, फैमिली हेल्थ सर्वे को लेकर के पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। आइए एक एक करके समझते हैं कि क्या है और क्या कहना चाहती है। सबसे पहले जो पहला पॉइंट इसमें डिस्कस हम लोग करते हैं वो ये है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है क्या चीज। तो द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज अ लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे कंडक्टेड इन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड थ्रू आउट द इंडिया। पूरे भारत में, भारत के घरों में एक प्रॉपर सर्वे करके, मल्टी राउंड सर्वे करके एक आइडिया निकाला जाएगा। यानी कि हाउस होल्ड्स का डेटा है। हाउस होल्ड में बहुत सारी बातें आती हैं, स्पेशली यहां पर जो बातें होंगी वो हेल्थ सर्वे को लेकर के होंगी, हेल्थ सर्वे को। अब आप देखिए कि यह सर्वे आपको राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या जानकारी प्रदान कर रहा है, ध्यान से समझने की जरूरत है इसको। फर्टिलिटी को बता रहा है कि कितनी प्रजनन क्षमता है। फर्टिलिटी के साथ साथ इन्फेंट एंड चाइल्ड मॉर्टिलिटी, शिशु और बाल मृत्यु दर को बता रहा है। द प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग बता रहा है कि फैमिली प्लानिंग की क्या प्रैक्टिस चल रही है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात कर रहा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, प्रजनन स्वास्थ्य कैसा है परिवार के अंदर लोगों का। इसके बाद जो बात कर रहा है वो न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, स्पेशली एनीमिया की बात कर रहा है, क्योंकि एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, आप जानते हैं। बच्चों में भी एनीमिया की प्रॉब्लम है, महिलाओं में भी एनीमिया की प्रॉब्लम है। इसके बाद यूटिलाइजेशन की बातें कर रहा है और क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विस की बात कर रहा है। तो इतने बिंदुओं पर ये पूरा का पूरा सर्वे होगा। और यदि आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लेटेस्ट सर्वे आपके पास है वो 5वां सर्वे है। अब ये सर्वे कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सर्वे कराने की जो जिम्मेदारी है उसकी नोडल एजेंसी आप देखेंगे तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस IIPS। डायरेक्ट एग्जाम में सवाल है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो आंसर होगा कि IIPS मुंबई इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कोऑर्डिनेशन एंड टेक्निकल गाइडेंस फॉर द सर्वे। ठीक है। उद्देश्य क्या है इस सर्विस का? तो बहुत क्लियर सी बात है कि किसी भी सर्वे का उद्देश्य क्या होता है। जब डेटा आपके पास आएगा तो उसके आधार पर आप आगे की पॉलिसी और प्रोग्राम को बना पाएंगे, ऑथेंटिक डेटा के आधार पर। तो देखिए, टू प्रोवाइड इसेंशियल डेटा ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नीडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अदर एजेंसी फॉर पॉलिसी एंड प्रोग्राम पर्पजेज। तो जो डेटा ऑथेंटिक आएगा उसी के आधार पर हम अपनी योजनाएं चला पाएंगे, अपनी नीतियां बना पाएंगे और बजट में उसी के हिसाब से हम उसको एलोकेट कर पाएंगे और उसी हिसाब से हम अपना कंसर्न प्रोग्राम और अधिकारी एजेंसी और डिपार्टमेंट्स बना पाएंगे।
कहा जा रहा है कि इट इज इंस्ट्रूमेंटल इन ट्रैकिंग 30 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया एम्स टू अचीव बाई 2030। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक छोटा सा एरर है। इट इज इंस्ट्रूमेंटल इन ट्रैकिंग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यह 17 सतत विकास लक्ष्यों पर नजर बनाने में सहायक है जिन्हें भारत 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो आप सब जानते हैं, मुझे बताते हुए खुशी होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यदि आप समझना चाहते हैं क्या है, तो ऑलरेडी आपको वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं और आप पढ़ते हैं उसमें बेहतरीन तरीके से, लेटेस्ट भी, करंट अपडेट के साथ भी, SDR 2024 भी आप पढ़ते हैं, साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कौन कौन से 17 लक्ष्य हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको इस बात का आइडिया लग गया होगा, काफी अहम डेटा, तो इस पर भी नजर रखेगा। और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को डेटा देगा, उस डेटा पर गवर्नमेंट अपना काम करेगी। पास्ट NFHS के बारे में समझते हैं। हमने कहा था कि अभी रिसेंट जो है वो 5वां है, इससे पहले 4, 1992-93 में पहला, 98-99 में दूसरा, 2005-06 में तीसरा, 2014-15 में चौथा। तो ये चार आपके फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट्स हैं। अब जो आपको आज की क्लास में समझना है करंट से जोड़ करके, उससे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें पर बात करनी है। ठीक है, हम बात करते हैं जो 5वां रिपोर्ट है। सबसे पहले समझेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली रिलीज। तो रिलीज कौन करता है जी, कंफ्यूज मत होना, डेटा कलेक्शन का काम, सर्वे करने का काम कौन करता है, IIPS डेटा कलेक्शन का काम करती है, लेकिन यहां पर रिलीज करने का काम कौन करता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब आगे हम बात करें तो जो NFHS 5 है, यह देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों के लगभग 6.37 लाख नमूना घरों में किया गया था। मोटे तौर पर आपको समझना है कि लगभग 6,37,000 घरों में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भारत के सभी 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज में कंडक्ट कराया गया IIPS बॉम्बे के द्वारा। NFHS 5 has captured the data from 2019-20। ध्यान दीजिएगा, ये काफी अहम पॉइंट है, फैक्ट है। 2019-20 के आंकड़े शामिल किए गए हैं। देयर वॉज अ डिले इन द रिपोर्ट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 के कारण रिपोर्ट आने में डिले हुआ, और जो रिपोर्ट आई वो 2022 के आसपास आई। ठीक है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर जो सबसे पहला सवाल आपसे बनेगा वो ये बनेगा, ध्यान दीजिएगा, वो ये बनेगा कि TFR क्या है इंडिया में। TFR पर ही सवाल आएंगे आपकी परीक्षा में। सबसे पहली प्राथमिकता हम देंगे टॉपिक पर, तो किसको देंगे, TFR को देंगे। बाकी जो बातें हमने बताई हैं वो सब भी इंपॉर्टेंट है। तो TFR दैट इज एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन हैज डिक्लाइन फ्रॉम 2.2 टू 2.0 एट द नेशनल लेवल। तो पहले TFR को समझेंगे क्या है। ऐसे समझो इन शॉर्ट कि एक पूरे फर्टिलिटी पीरियड में एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है, उसका जो प्रोडक्टिव एज है उस पूरे एरिया में, वो एवरेज हम निकालते हैं पूरे देश का, तो वो TFR निकल के आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ चाइल्ड पर वुमेन। ठीक है जी, बाकी TFR, CBR, CDR सब ऑलरेडी हमने पॉपुलेशन वाली क्लास में पढ़ा रखा है, और बहुत शानदार पढ़ा रखा है। आप वहां से पढ़ लेंगे तो डेफिनेशन पूरी आपको क्लियर हो जाएगी कि CDR, CBR क्या है। ठीक है, तो TFR आपको यदि समझ में आ गया है कि TFR क्या है, तो आप ये समझिएगा, ये डेटा आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। TFR के बारे में कहा जा रहा है कि वुमेन हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 2.2 टू 2.0। आंकड़ा याद रहे, NFHS में कितना था, 4 में कितना था, 2.2 था, अब कितना हो गया, 2.0 हो गया। नाउ ओनली 5 स्टेट्स आर अबव द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी ऑफ 2.1। 5 राज्य ही ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है, जो 2.1 के लेवल पर है, यानी उनका फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.0 से ऊपर है। कौन से राज्य हैं भाई, वो बिहार है, बिहार के अंदर 2.98 TFR है, आप देख सकते हैं। मेघालय है 2.91, उत्तर प्रदेश उससे अछूता नहीं है 2.35, झारखंड 2.26, मणिपुर 2.17। बिहार के बारे में बता दिया, उत्तर प्रदेश, झारखंड हिंदी में लिखा। ठीक है, तो फाइनली दिमाग में क्या सेट रखना है कि बिहार का TFR आपको हाई दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश का भी आपको 2.35 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ की हम बात करें, इस पर डेटा की बात करें, तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो है वो इंक्रीज किया है, 79% से बढ़कर के 89% हो गया है। फॉर रूरल एरिया इट इज 87% एंड 94% फॉर अर्बन एरिया। इसका मतलब ये हो गया है
कि जो जन्म हो रहा है वो अस्पतालों में होगा, इंस्टीट्यूशंस में होगा, तो इससे चाइल्ड मॉर्टिलिटी की या मैटरनल मॉर्टिलिटी की समस्या थोड़ी कम होगी। लोग प्रेफर कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल बर्थ को। इंक्रीज इन ओबेसिटी, मोटापा में वृद्धि की बात करें तो ओबेसिटी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 21% टू 24% एमंग वुमेन एंड 19% टू 23% एमंग मेन। ठीक है, यानी कि मोटापा दोनों में बढ़ रहा है। मोटापा इसलिए बढ़ रहा है कि लोगों को काम करने के लिए फिजिकल वर्क की कमी है और खाने के लिए उपलब्धता ज़्यादा है, तो फैट बॉडी में बढ़ रहा है, जो कि बढ़ना नहीं चाहिए। ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये बहुत सारी समस्याओं को आगे जन्म देता है। ठीक है ना। इसके अलावा हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो बहुत क्लियर सी बात है, ये आपको महसूस भी हो रहा होगा कि पिछले 2 दशकों में वुमेन एम्पावर तो हुई हैं। देयर पार्टिसिपेशन इन मेजर डिसीजन ऑफ द हाउस होल्ड इंक्रीज सस्टेनेबली। मतलब इसका क्या हो गया, पहले आज के 50 साल पीछे चले तो घर में महिला डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी, घर के पुरुष तय कर देते थे। यहां तक के हालात आपको बताएं कि शादी में क्या भोजन बनेगा, घर में कौन सा पेंट लगेगा, त्योहारों में किस रंग का कपड़ा पहना जाएगा, महिलाओं को कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहता था। जो घर का मालिक, पुरुष मालिक ले आकर के रख दिया। आज भी आपने नोटिस किया होगा, इसका समाज में एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपको है कि घर में सब्जी क्या बनेगी सामान्यतया वो महिलाएं पुरुष से पूछ लेती हैं। मतलब उनके, चाहे आप उनको प्यार कह लो, इमोशन कह लो, या एक परंपरा ही कह लो कि जो पापा कहेंगे वही डिसाइड होगा। तो ये पापा वाली जो डोमिनेटिंग डिसाइडिंग वो थी, फैक्टर था, इसमें कहा जा रहा है कि डिक्लाइन हुआ है और महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। और अब तो कभी कभी लगता है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है कि महिलाएं ही तय कर देती हैं कि घर में क्या होगा। तो अच्छी बात है, जिसको आप 2000-3000 वर्षों से सताए रहेंगे, जब उसको मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो अपना अधिकारों का प्रयोग तो करेंगे और करना भी चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई। कहा जा रहा है कि वुमेन हैविंग बैंक और सेविंग अकाउंट्स इंक्रीज टू 79% फ्रॉम 53% इन द पास्ट 4 years। 53% से बढ़कर के कितना पहुंचा है, 79% पहुंचा है पिछले 4 वर्ष में। ठीक है ना। बैंक खाता, नहीं तो महिलाओं का बैंक खाता कहां रहता था। एक बहुत बड़ा एंगल है कुकिंग फ्यूल का, आपको याद होगा अधिकांश महिलाएं कुकिंग फ्यूल, लकड़ी और काऊ डंग ये सब यूज होता था घरों में, अब रिप्लेस हुआ। धीरे धीरे एलपीजी सिलेंडर आया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर जो 2016 में पीएम उज्ज्वला योजना शुरू हुई, उसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया और जो चूल्हे थे घरों में वो लगभग सिलेंडर से रिप्लेस हो गए, एलपीजी सिलेंडर से। और अब वह दिन दूर नहीं है जब आपके घरों में गांव-गांव में पाइपलाइन से गैस पहुंचेगी और काफी अच्छा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो सिलेंडर का, लीकेज सिस्टम है, फायर सिस्टम है, कॉस्टिंग है, वो सब रिड्यूस होगी और काफी बढ़िया रहेगा ना। तो यूज ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल इंप्रूव टू 59% फ्रॉम 44%, 44% से बढ़कर के 59%। यहां पर वही SDG 7 टारगेट हो रहा है, समझ रहे हैं। सैनिटेशन फैसिलिटी की बात करें, देखो यहां पर हमने कहा SDG 7 टारगेट हो रहा है, यहां पर SDG 6 टारगेट हो रहा है पीएम स्वच्छ भारत अभियान की वजह से। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि इस प्रकार से यदि आप लिंक भी कर पाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इस टॉपिक को, तो काफी मजा आएगा आपको। ठीक है, आशा करते हैं कि यहां तक आपको बिल्कुल सही समझ में आया होगा और आपको एहसास भी हो गया होगा कि आंकड़ों की दुनिया किस प्रकार से फैली हुई है, बिखरी हुई है और किस प्रकार से इंटरलिंक बनता रहता है सिलेबस का। और यदि यहां तक बिल्कुल सही समझ में आया है तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको इसी प्रकार का एकदम सिस्टमेटिक प्रॉपर पीडीएफ के साथ बाईलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वीडियो और प्लस पीडीएफ दोनों आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा, जिसे हमने नाम दिया है डायनेमिक जीएस। और ये हमारा उपलब्ध है मात्र 499 के अमोघ अस्त्र प्रोग्राम के अंदर। और ये कहां से आपको खरीदने को मिलेगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जीएस फोरम ऑफिशियल, और इस एप्लीकेशन पर जाकर के आप 499 में अमोघ अस्त्र खरीद करके इस प्रकार के बेहतरीन टॉपिक का पूरा एक कंपाइलेशन 65 से 70 घंटों का आप पढ़ेंगे और इसमें आपको लगभग 65 से 70 सवाल डायरेक्टली आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एंजॉय करिए पूरे वीडियो को और कमेंट जरूर करिएगा लास्ट में। थैंक यू। एक और फैक्टर जो हेल्थ को इम्पैक्ट करता है वो है कम उम्र में विवाह। पहले के बारे में आप जानते हैं 13 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष, यहाँ तक कि 9 वर्ष की एज में भी विवाह हो जाता था लोगों का। शायद उन्हें पता भी नहीं था कि विवाह हो रहा है। आप लोगों ने बचपन में गुड्डा गुड़िया का खेल खेला होगा ना, गुड्डे का विवाह गुड़िया से, गुड़िया का विवाह गुड्डे से करा देते थे। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि 8-9 वर्ष के बच्चे का विवाह करा दोगे 6-7 वर्ष की, 8 वर्ष की बच्ची से, तो वो गुड्डे गुड़िया का खेल ही एक तरीके से, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है विवाह।
तो वो परंपरा समाज में रही काफी लंबे समय तक। तो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, देखिए अकॉर्डिंग टू 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द नेशनल एवरेज ऑफ अंडर एज मैरिज हैज कम डाउन। इसमें थोड़ी कमी आई है। 23.3% वुमेन गॉट मैरिड बिफोर अटेनिंग द लीगल एज ऑफ 18% फ्रॉम 26 पर। देखिए हिंदुस्तान में आज से 4 साल पहले जब सर्वे हुआ था तो 26.8% महिलाएं ऐसी होती थी NFHS 4 में जिनका विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाता था। अभी भी हिंदुस्तान के आंकड़ा जो बता रहा है वो 23.3, यानी कि 100 में से लगभग 23 महिलाओं का विवाह अभी भी 18 वर्ष से कम की उम्र में हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा आपके समाज में बहुत सारी बच्चियां हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट यानी 10th या 12th तक पहुंचती हैं, तब तक घर वालों की चिंताएं बढ़ जाती हैं कि बेटिया बड़ी हो गई है, विवाह करना है। तो क्या उम्र है, 16 साल, 17 साल, 15 साल। तो ऐसे में समस्याएं बहुत ज्यादा आगे क्रिएट होती हैं। लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है, लोग अवेयर हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि शादी की उम्र जो है वो 18 साल पूरी हो जाए उसके बाद ही विवाह करें। हालांकि आपको भी पता है कि 18 वर्ष इज नॉट द सफिशिएंट एज, इसे 21 वर्ष कर देना चाहिए बढ़ा करके लीगली। इस पर काफी डिबेट भी रहा है ना, कई सारे इसके अपने फायदे नुकसान हैं। तो ये आपको सब समझ में आ गया। फैमिली प्लानिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि द डेटा शोज दैट लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इन हाईएस्ट एमंग द पुअरेस्ट 11.4% ऑफ द पॉपुलेशन एंड लोवेस्ट एमंग द वेल्दीएस्ट 8.6%। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कहा जा रहा है कि आंकड़ों से पता चलता है कि परिवार नियोजन का अभाव सबसे गरीब 11.4% आबादी में सबसे अधिक है और सबसे अमीर 8.6% आबादी में सबसे कम है। गरीब आदमी देखो आपको पता ही होगा, परिवार नियोजन का मतलब यहाँ पर हर एंगल पर है। जैसे कि मेजर तो वही है, पॉपुलेशन कंट्रोल पर है, कितने बच्चे आपके होंगे, कैसे आप उनको पढ़ाओगे लिखाओगे, क्या आप, ये सब चीजें हैं। तो जो रिच लोग हैं या जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डेफिनेटली वो बच्चे को प्लान करके आप कह सकते हैं कि पैदा करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कैसी बात है। यस ऑफ कोर्स, गरीब आदमी को चौथा, पांचवा, आठवां बचवा होता चला जा रहा है और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भगवान की देन है। तो बात तो वही है कि जो बच्चा आपके और आपकी वाइफ के, आपके हस्बैंड के सेक्सुअल इंटरकोर्स से पैदा हो रहा है, डेफिनेटली उसमें भगवान की देन हो सकती है। जीव का मतलब ही है भगवान की देन है, लेकिन वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए कहीं ना कहीं आप ही और जो आपका काउंटर पार्ट है वो तैयार हुआ होगा ना। तो भगवान की देन तो वहां तक है उस जीव के निर्माण में आगे, लेकिन शुरुआत तो आपने करी है ना। तो ऐसे में अनप्लान्ड यदि बच्चा पैदा करेंगे तो वो आगे चल करके आपको समस्या क्रिएट करेगा। मैंने ऑलरेडी माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत पर बात किया है, जिसमें कहा जाता है कि रिसोर्सेज जो बढ़ रहे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जबकि पॉपुलेशन आप देखते हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। तो बड़ी समस्या होती है। आप 4 पैदा करेंगे तो वो 4 यदि चार्चर करेंगे तो 16 पैदा करेंगे आगे, तो बड़ी समस्याएं होंगी। और 16 ने भी यदि चार्चर कर दिया तो इमेजिन करिए 64 हो जाएगा। मात्र 100 वर्षों के अंदर ही लगभग कितना ग्रोथ होगा, आप समझ पा रहे हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन क्रिएट होगी। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गरीब पॉपुलेशन के अंदर, पुअर पॉपुलेशन के अंदर आपको फैमिली प्लानिंग की कमी दिखाई देती है, अमीर पॉपुलेशन में फैमिली प्लानिंग ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात करें तो देखिए, यदि आप ध्यान से इस बात को समझ पाए तो पहले के टाइम में भारत के घरों में डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम ज्यादा थी, अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा उसमें रिड्यूस हुआ है। अब उसका नेचर भी थोड़ा बदल रहा है ना। तो डोमेस्टिक वायलेंस में देखिए कह रहा है कि इट कम डाउन फ्रॉम 31.2% इन 2015-16 टू 29.3%, तो 2% के आसपास की कमी आपको दिखाई देती है। दैट्स गुड फॉर द इंडिया। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत खराब चीज होती है। यदि घर में डोमेस्टिक वायलेंस है तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपस में फैमिली मेंबर लड़ते झगड़ते क्या करेंगे, वो एक दिन दुनिया से चले जाएंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए यदि आपको जीवन में कुछ करना है, ग्रोथ चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, तो डोमेस्टिक वायलेंस से आपको बचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंकड़ा ये हो गया। थोड़ा सा हम बात कर लें तो किन राज्यों में हाईएस्ट सर्ज रहा है, तो त्रिपुरा में रहा है, यहाँ से आंकड़ा आपको मिल जाएगा। हाईएस्ट रेट किस में रहा है, तो बंगाल और बिहार में कम आयु में विवाह की दर सबसे अधिक रही है, ये ध्यान में रखिएगा। और बिहार के अंदर कहा जा रहा है कि मार्जिनल डिक्रीज देखने को मिला है 42.5% से 40.8% फॉर वुमेन एंड 35.3 से लेकर के 30.5% तक उधर वुमेन में और इधर मेन में। तो ठीक है, ये आंकड़े आपके लिए बहुत ज्यादा काम के तो नहीं है, लेकिन आइडिया आपको देंगे कि किस राज्य में क्या चल रहा था। ठीक है, और ये लास्ट बात है, इसको भी याद में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अहम है डेटा। इंडिया में टीनेज प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी समस्या है। टीनेज प्रेगनेंसी में दोनों की जान जा सकती है, बच्चे की भी जान जा सकती है, माँ की भी जान जा सकती है। यही बात तो माल्थस कहता है, यदि 15 वर्ष में विवाह होगा तो हो सकता है कि 16 वर्ष में बच्चा भी आप पैदा करें। तो 16 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में
एक महिला का जो शरीर है वो बच्चे को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में अल्प विकसित बच्चा भारत को विश्वगुरु कैसे बनाएगा? तो बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से निपटने के लिए देखिए क्या सर्वे क्या कह रहा है। टीनेज प्रेगनेंसी केम डाउन फ्रॉम 7.9% टू 6.8%। देख रहे हैं बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 1% के आसपास का डिफरेंस है, ठीक है। एज पर रिपोर्ट वुमेन हु आर एम्प्लॉयड आर मोर लाइकली टू यूज मॉडर्न कंट्रासेप्शंस, ठीक है ना, मॉडर्न कंट्रासेप्शंस। देखिए कहा जा रहा है, मतलब आप समझ लें इसका कि रिपोर्ट के अनुसार जो महिलाएं नौकरी करती हैं उनमें आधुनिक गर्भ निरोधक का उपयोग करने की संभावना अधिक होती है। उसके पीछे कारण है कि जो महिलाएं नौकरी करती हैं डेफिनेटली वो नौकरी, भाई यदि पहले के टाइम पर हम देखें, आज से थोड़ा 50-60 साल पीछे चलें, 100 साल पीछे चलें, तो एक एक लोगों को 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हो रहे हैं, 7-7 बच्चे। कई बार तो आपने पढ़ा होगा कि 7 बहन 8 भाई 15-15 बच्चे। तो 10-12-15 बच्चे यदि पैदा हो रहे हैं, यदि हम ये मान लें कि चलो एक बच्चे के पैदा करने के बाद 3-4 महीने गैप के बाद दूसरे बच्चे की प्लानिंग हुई है, तब भी कम से कम मिनिमम 1-1.5 साल तो एक बच्चे का वो टाइम पीरियड लगेगा ही पूरा। ऐसे में जो प्रोडक्टिव एज है 12-15 वर्ष जीवन का, वो तो आपने बच्चा ही पैदा करने में निकाल दिया। अब आजकल की महिलाएं नौकरी करती हैं तो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि हम प्रेग्नेंट होकर के हर साल नौकरी करने जाएं, हर साल प्रेग्नेंट रहें, ना ही कंपनी चाहेगी कि हर साल हम आपको इतनी छुट्टियां दे दें, इसीलिए हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी का डायरेक्ट प्रमोशन देखिए होता रहता है। तो इन हालातों में आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जो ऐसी महिलाएं हैं जो नौकरी कर रही हैं या जो मॉडर्न कंट्रासेप्टिव्स को यूज कर रही हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स, हालांकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप प्रेगनेंसी से बचने के लिए बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करें और फिर कंट्रासेप्टिव पिल्स खाएं। इससे आपके प्रेगनेंसी कंसीव को लेकर, प्रेगनेंसी कंसीव के पावर में प्रॉब्लम आ सकती है। बेहतर होगा जो गांधी कहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आप सेल्फ कंट्रोल करें, माल्थस का जो कहना है ना। सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड नॉट बी फॉर प्लीजर, सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड बी फॉर बर्थ जनरेशन या बेबी जनरेशन। बट आजकल ट्रेंड थोड़ा बदला है इस चीज का, आप सब जानते हैं, बट ये कॉमन है। कंट्रासेप्टिव का यूज बढ़ा है इंडिया में ओवरऑल, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। Report noted that contraceptive use has increased in communities and regions that have seen more socio-economic progress and also with increase in income level। हाँ, कई सारी बातें हैं, जो कंट्रासेप्टिव मेजर्स हैं उसमें पैसा खर्चा होगा, समाज के अंदर उसको प्रमोशन दिया जाए, उस लोगों के पास पैसा हो तो ऑटोमेटिकली वो यूज करेंगे, तो यूज बढ़ा है, याद रखिएगा। द कंट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट हैज इंक्रीज टू 67% फ्रॉम 54%। यहाँ पर देखिए काफी ड्रास्टिक चेंज दिखाई दे रहा है, 54% से 67% पर कंट्रासेप्टिव जो प्रिविलेंस है उसका यूज बढ़ा है। तो नेशनल फैमिली जो हेल्थ सर्वे 5 है उसके सारे बिंदुओं को हमने ओपन कर दिया आपके सामने। कौन कराता है, कब कब हुआ है, इस बार कब हुआ है, रिपोर्ट कब आई है, क्या डेटा लिया है हमने, सारी बातें आपके सामने स्पष्ट हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि इसे पॉपुलेशन से जोड़ करके आप पढ़ेंगे तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप जोड़ करके पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा जो मेंस में, इंटरव्यू में, प्रीलिम्स में हर जगह काम करेगा। डेटा जो है वो प्रीलिम्स में काम आएगा, जो थॉट्स है और प्लस डेटा है वो मेंस में काम आएगा, जो आपके अंदर अप्रोच बन रही है वो सीधे सीधे आपके इंटरव्यू में काम आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि लेक्चर अच्छा रहा होगा। बाकी ठीक है, एंजॉय करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।